हाईकोर्ट। मतलब मूल अधिकार पे क्या है, प्राकृतिक अधिकार, इसलिए कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। यह अधिकार हमको नेचर के क्या है, प्राकृतिक है, ये हमको जन्म के आधार पर ही मिल जाते हैं। अब जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, एक एक अनुच्छेद दिए हैं। अनुच्छेद 12 क्या है, अनुच्छेद 12 है क्या है, राज्य की परिभाषा, यानी मूल अधिकार क्या है इसमें, परिभाषा। इसमें क्या, मूल अधिकार की परिभाषा कि मूल अधिकार होते क्या है, इसके बारे में सबको सिर्फ बताया गया है। अब अनुच्छेद 12 ठीक है, बता दिया। अनुच्छेद 13 देखो, अनुच्छेद 13 बहुत मोस्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 13 ये तो सबको इन सारे अधिकार को बढ़ाए हुए हैं। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण, अल्पीकरण ये आर्टिकल बहुत मोस्ट है, कोई मूल अधिकार सारे अनुच्छेद है जितने भी होंगे ना, आपको स्वतंत्रता हर चीज में दी गई है। और ये अनुच्छेद 13 ही बताएगा कि आपको तो कहा है तो स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कि हमको अधिकार है अपने मूल अधिकार के तहत, लेकिन अगर हमको हमारे अधिकार से दूसरे किसी को हानि हो रही है तो हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। जैसे मुझे बोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत, तो मैं ऐसा नहीं किसी को गाली दे सकता हूँ, तो उसको दिक्कत होगी, अगर सामने वाले को दिक्कत है तो आपका अधिकार लेंगे। आपको रहने स्वतंत्रता है, किसी घर में तो जा सकते हो, तो सामने वाले को दिक्कत है आपसे, ठीक है ना। तो रहने स्वतंत्रता मतलब जहां तक आपके अधिकार वहां तक है, जहां तक दूसरे वाले को दिक्कत ना हो। अधिकार कहाँ है, जहां तक आपको अधिकार दिक्कत कहां तक है, जब जहां तक आपके अधिकार वहां तक है जहां तक दूसरे वाले को, जैसे क्लास है, क्लास में फोन नहीं कर सकते, कोई हमको दिक्कत है, ठीक है, तो आपको आर्टिकल 13 का यूज करोगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अल्पीकरण, मतलब आपके अधिकार वहां तक है जहां तक सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो। अब अनुच्छेद 13 का अनुच्छेद 14 देखो, यहाँ सारे अनुच्छेद मोस्ट होंगे। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता। क्या है, विधि के समक्ष, मतलब विधि, विधि का मतलब क्या होता है, कानून। विधि का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कानून, यानी कानून के समान सभी क्या है, समान। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान। चाहे कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई चाहे आम व्यक्ति हो, कानून के नजर में सब लोग क्या है। अब कोई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई उस आम व्यक्ति को उस अपराध की अलग सजा मिलेगी या कोई विशेष व्यक्ति को अलग मिलेगी, तो उस अपराध के लिए सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगी, एक समान सजा मिलेगी। यानी क्या है, कानून के समक्ष अपन लोग सभी लोग क्या है, समान है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 देखो, अनुच्छेद 15 है लिंग, जाति, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना, ठीक है ना। मतलब किसी व्यक्ति के लिंग की जो महिला है या पुरुष है, या जाति किसी व्यक्ति की ऊंची जाति नीची जाति पर, या धर्म के नाम पर, या व्यक्ति के जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव न करना। अनुच्छेद 15 कहता है व्यक्ति के जाति, व्यक्ति के लिंग, जन्म स्थान, धर्म के बारे में भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 देखो, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन में समानता। क्या है, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता मतलब लोक नियोजन का मतलब क्या, सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन का मतलब क्या, सरकारी। अब आर्टिकल 16 क्या है, लोक नियोजन में समानता है, सरकारी नौकरियों में समानता। सभी सरकारी नौकरी सभी लोग फॉर्म भरते हैं, सभी लोग क्या है एलिजिबल है, तो क्या सरकारी नौकरी में। अब दो इसका 16, 14, 15 ये क्या है, तब समानता की बात कर रहे हैं। दो आर्टिकल क्या है, विधि के साथ समानता। ये क्या है 15 लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना, यानी सभी लोग क्या है, समान है। और आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, लोक नियोजन में समानता, ठीक है ना, इन सरकारी नौकरियों में सभी को समानता। आर्टिकल 17 देखो, आर्टिकल 17 क्या कहता है, जिक्र हमने कल भी पढ़ा था इसको। आर्टिकल 17 जब कल पीजी में पढ़ाया उसमें कुछ आर्टिकल 17 का यूज किया था, अस्पष्टता का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का मतलब क्या होता है, छुआछूत का अंत, कि मतलब किसी व्यक्ति को ऊंची जाति का नीची जाति किसी में कोई भेदभाव न करना। अब अंतिम मुद्दा समझो, एक को देखो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का, उपाधि का अंत। बस आपको सेना या पढ़ाई से रिलेटेड जो शिक्षा से रिलेटेड जो उपाधि है वो मिल सकती है। सेना से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड आपको उपाधि मिल सकती है, बाकी सब उपाधि क्या है, समाप्त। अब तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 लिखा, यहाँ सबका एक भाव आ रहा समानता का। क्या आता है, समानता। हर चीज में क्या बताया समानता, तो आ जाता है समानता के काम अनुच्छेद 14 से लेके
अनुच्छेद 14 से 18 तक कहा है समानता का अधिकार। देखो फिर एक साथ रिपीट करा दे। भाग 12 भाग अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की प्रभावता यानी मौलिक अधिकार की। आर्टिकल 13 सबसे ज्यादा मुख्य अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या होता है कि हमको मौलिक अधिकार वहीं तक प्राप्त है जहां से दूसरे वाले को दिक्कत ना हो। तो जहां से दूसरे वाले को दिक्कत है तो हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समान समानता। विधि मतलब कानून, कानून के समान सब सभी लोग क्या है? समान है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना। अनुच्छेद 15 का है लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ये सभी लोग क्या है? समान है। इस सभी क्या था? समानता का भाव आ रहा। अनुच्छेद 16 देखो लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब तो सरकारी नौकरियों में समानता। इसमें भी क्या समानता का भाव आ रहा है। अनुच्छेद 17 देखो अस्पष्टता का यानी छुआछूत का, इसमें भी क्या आ रहा? समानता का भाव आ रहा। अनुच्छेद 18 देखो उपाधियों का अंत, इसमें भी क्या आ रहा? समानता का भाव आ रहा। तो जिस क्या है तो समानता का अधिकार दूसरे तो कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से लेके चलो पहला अधिकार वो हमारा क्या? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां तक है? अनुच्छेद 19 से लेके कहां तक है? 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेके कहां तक है? 22 तक। पहला क्या? समानता का अधिकार था कहां? 14 से 18। दूसरा क्या अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। अब अनुच्छेद 19 से देखो अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में काफी अनुच्छेद है, ए बी सी करके काफी है। ठीक है ना? ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? उसको टेक्स्ट से याद करना है, लेना है अनुच्छेद 19 ए। 19 ए में क्या है? बोलने की 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता यानी कि या फिर प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है? प्रेस की किसमें? अनुच्छेद 19 ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 19 बी 19 बी में क्या है? सभा करने की देविका। 19 सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की 19 सी में क्या? संघ बनाने की। 19 डी देखो क्या है? घूमने की तो इसमें 19 क्या है? ई में क्या है? 19 में क्या है? बसने की स्वतंत्रता। क्या है? कहीं पर भी देश में रह सकते हो। इसके बाद क्या? 19 एफ में क्या है? संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया। क्या है? पर संपत्ति का क्या है? अधिकार है। अब संपत्ति अधिकार को हटा के क्या बना दिया गया है? क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया है? कानून। अब कानूनी अधिकार मूल अधिकार में अंतर क्या है? कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार होता है कि वो अधिकार जो हमसे व्यक्तिगत नहीं छीन सकता पर सरकार छीन सकती है। ठीक है ना। अब संपत्ति अधिकार से पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। तो ये अधिकार ना तो सरकार छीन सकती थी ना व्यक्ति तो किसी भी व्यक्ति की जमीन है वो कहता है सरकार को नहीं देना है। ठीक है ना। तो अब उसको हटा कर दिया गया है कानूनी अधिकार। मतलब अगर आपकी जमीन है दूसरे व्यक्ति तो नहीं छीन सकता पर सरकार छीन सकती है। ठीक है ना। तो अब कानूनी अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या? मौलिक अधिकार में ना सरकार छीन सकती है ना ही व्यक्ति छीन सकता है। अब 19 जी में क्या है? क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना। ठीक है। हो गए कितने अनुच्छेद है? कितने हैं? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। अब कितने बचे हैं? 6। कितने बचे हैं? 6। ठीक है। कितने बचे हैं? 6। 19 जी तक आ गए। तो पहले कहा बोलने की स्वतंत्रता या ब्रिटिश स्वतंत्रता। 19 ए बी में क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब कहीं पर भी 4 लोग इकट्ठे होकर सभा कर सकते हो बिना हथियार लिए हुए। बिना हथियार। सी में क्या है? संघ बनाना। आप कोई भी संघ बना सकते हो। ठीक है ना। जितनी भी पार्टियां बनती है, जितने भी संघ बनते हैं या कोई संगठन बनता है उसका अनुच्छेद 19 सी के तहत बनता है। डी में क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी कोने में घूम सकते हो। क्या? घूमने की स्वतंत्रता। इसके बाद ई क्या है? बसने की स्वतंत्रता। आप देश से किसी भी राज्य तक रह सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद एक्ट था संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है ना। आपको बना दिया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार संपत्ति अधिकार में अंतर बता दिया है। कानूनी अधिकार मूल अधिकार में। कानूनी अधिकार क्या है? वह अधिकार जो हमें देश सरकार छीन सकती है पर व्यक्ति। और मूल अधिकार क्या है? ना ही व्यक्ति छीन सकता और ना ही
उसके बाद 19 जी का व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसके बाद के लिए एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए कितनी सजा, एक अपराध के लिए एक सजा। दूसरा सजा जो होगी ना वो दिए हुए कानून के अनुसार, सजा उस समय के कानून के हिसाब से, सजा का उस समय के ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मान किसी व्यक्ति को सजा की है, अपराध किया है, तो जो उस समय कानून होगा, मान लो आज मैंने 2020 को अपराध किया है तो हमने 2024 से बोलेगी ना, तो उस समय जो कानून बनेगा वो नहीं, कानून 2020 को हुआ जब उसने अपराध किया उस हिसाब से मिलेगी सजा, ठीक है ना। पहला कहता है एक अपराध के लिए एक सजा। दूसरा सजा जो मिलेगी उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। वो अनुच्छेद 20 ही कहता है कि जब तक व्यक्ति, अनुच्छेद 20 कहता है क्या, जब तक व्यक्ति का अपराध, जब तक व्यक्ति का अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो रहा उसको अपराधी नहीं माना जाता अनुच्छेद 20 के तहत। अब अनुच्छेद 21 देखो, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं किसका है, प्राण एवं दैनिक यानी जीने की स्वतंत्रता क्या है, जीने की स्वतंत्रता। इसमें आपको जीने का अधिकार दिया गया है, प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 देखो, स्वतंत्रता का अधिनियम का अंतिम किसी देखो, किसी क्या है, किसी का है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या है, निःशुल्क शिक्षा। इसको अनुच्छेद 22 देखो, 22 में क्या है, गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण, ठीक है ना। अब ये तक सारे 19 से 22 तक के सारे क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब 19 तो बता दिए, बोलने स्वतंत्रता, सभा करने स्वतंत्रता, संगठन स्वतंत्रता, बसने स्वतंत्रता, ठीक है ना, और आवागमन स्वतंत्रता, ठीक है। संपत्ति अधिकार था वो हट ही गया है, पेंशन क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब 20 देखो, 20 में क्या है, एक अपराध के लिए एक सजा। दूसरा सजा जो होगी वो दिए गए जब उस व्यक्ति ने जो अपराध किया था उस समय पे, उस समय कानून के हिसाब से होगी, ठीक है ना। उसके बाद की सजा है, जब तक व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो जाए, जब तक व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक उसे अपराधी नहीं कह सकते, अनुच्छेद 20 कहता है, ठीक है। 21 का कहता है प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को जीवन जीने की, व्यक्ति को आप मानने के लिए उत्साहित नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, अनुच्छेद 20 एक क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क कानूनी सुरक्षा, ठीक है ना। 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी में संरक्षण, क्या कहता है, गिरफ्तारी में संरक्षण, ये स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 23 दिवस में, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात्श्रम एवं बेगारी पर रोक। अब तो बलात्श्रम क्या होता है, बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती कार, बलात्श्रम का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती कार, मतलब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कार कराया तो क्या हुआ, बलात्श्रम। बेगारी होता है बिना वेतन के कार, अगर आप किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए काम करा रहे हो क्या होता है, बेगारी। पहला क्या है, बलात्श्रम एवं बेगारी पर रोक। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात्श्रम और बेगारी पर रोक। अब बलात्श्रम क्या होता है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करा रहे हो, क्या बलात्श्रम, या बेगारी मतलब बिना वेतन के काम करा रहे हो तो भी क्या हुआ, बेगारी। तो जैसे अनुच्छेद 23 दोनों में क्या रखा गया, रोक। लेकिन अगर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, मान लो किसी भारत देश का युद्ध चल रहा है तो आपसे जबरदस्ती कार करा सकता है सरकार, ठीक है ना। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार आपको जबरदस्ती कार करा सकती है, वरना आप किसी व्यक्ति से बलात्कार और बेगारी पर रोक है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 देखो, अनुच्छेद 24 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम कराने पर रोक, ठीक है ना। कोई व्यक्ति 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसको कारखाने में काम कराने पर रोक, या फिर
जो फिर हमारे काम कराने का क्या रूप शोषण विरोध क्या है आप व्यक्ति का शोषण कर सकते हैं अनुच्छेद 23 में 24 में तो दोनों में क्या था 23 का है बलात्कार पर रोक तो बेगारी पर रोक बलात्कार को होता जबरदस्ती काट कराना बेगारी क्या होता बिना वेतन के अनुच्छेद 24 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक अब जो होता है ना कि अगर कोई आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान ये सारे अनुच्छेद सिर्फ 20 से 21 रहता है और आ जाए कि आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद बने रहते हैं सिर्फ 20 और 22 बाकी सारे अनुच्छेद क्या होते हैं ठीक है ना ये भी अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे ठीक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिखाते हैं 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक और अनुच्छेद 25 क्या है अनुच्छेद 25 क्या कहता है अंतःकरण की क्या है अनुच्छेद 25 क्या कहता है अंतःकरण स्वतंत्रता क्या होता है अंतःकरण स्वतंत्रता अंतर आपको धार्मिक रूप में मानने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देखो अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्य करने की धार्मिक कार्य इसमें समूह में करने की स्वतंत्रता धार्मिक का समूह में करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 देखो धार्मिक कार्य के लिए रखे हुए धन पर टैक्स नहीं लगेगा ठीक है ना धार्मिक कार्य में रखे हुए धन पर टैक्स नहीं लगेगा और अंतिम मोड़ 28 अनुच्छेद 28 को सारे अनुच्छेद समझा देंगे अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए अब दो सारे अनुच्छेद एक साथ समझ लो अनुच्छेद 25 का कहा अंतःकरण स्वतंत्रता यानी आपको धार्मिक रूप से धार्मिक को मानने स्वतंत्रता इसी के तहत हिंदुओं को टीका लगाने का अधिकार है सिखों को कृपाना करने का अधिकार है ठीक है ना आप अपने धर्म को मान सकते हैं अनुच्छेद 25 का अंतःकरण स्वतंत्रता यानी आपको अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता मतलब हिंदुओं को टीका रखने का अधिकार है मुसलमानों को दाढ़ी रखने का अधिकार है और सिखों का है कृपाना रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्य समूह में करने की क्षमता आप बंदे का कोई व्यक्ति को तो हम धार्मिक समूह में कर सकते हैं जैसे आप को नमाज सभी समूह में पढ़ते हैं एक साथ या फिर आप कोई हनुमान चालीसा होते लेकिन हवन मवन होता है यज्ञ होता है इसका अनुच्छेद 26 मतलब आपको समूह में कार्य करने धर्म को मानने की 27 की कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए रखे हुए धन पर टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने कोई धन है उसको धार्मिक कार्य के लिए रखा है उसको आपको टैक्स नहीं लगेगा अंतिम अनुच्छेद 28 से धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है सरकारी धन से चल रहे विद्या संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं है जो व्यक्ति सरकारी कॉलेज चल रहा है सरकार चला रही है उस पर आपको धार्मिक शिक्षा संस्कृत विद्यालय या कोई भी कोई सरकारी स्कूल हुआ या मदरसा हुआ या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो सरकारी स्कूल है या सरकार जो पेशेदारी जिसको उसके लिए आप धार्मिक शिक्षा उनको नहीं दे सकते हो उनके लिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार देख इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए कितना अनुच्छेद 29 से लेके दो याद है किसके लिए है अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 देखा सुना अनुच्छेद 29 क्या कहता है अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण क्या कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मतलब कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है उसको धर्म जाति लिंग का भेदभाव नहीं करना अनुच्छेद 30 क्या है अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संरक्षण इसमें है अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को हितों को संरक्षण मतलब अल्पसंख्यक है उसको कार्य करने की क्या है 30 का क्या 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संरक्षण मतलब अगर अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति है बच्चा है वो आप
बहुसंख्यक के साथ पढ़ने में क्या है सक्षम नहीं है, तो उनको अपने स्वयं की संस्थान खोलने की क्या है स्वतंत्रता अनुच्छेद 30 के तहत। अब अंतिम जो था इसका एक और है संपत्ति का अधिकार, 31 में क्या है वो समाप्त हो गया है। अब इसका संपत्ति का अधिकार इसमें सिर्फ एक ही है, क्या है एक अनुच्छेद है, क्या है अनुच्छेद 31 है, उसमें क्या है संपत्ति का अधिकार था वो क्या हो गया समाप्त हो गया है। अब वो कहां पहुंच गया है कानूनी अनुच्छेद 300 में का बन गया है अब कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में पता चुके हैं। क्या होता है कानूनी अधिकार मौलिक अधिकार? कानूनी अधिकार वह होता है जो हमसे व्यक्ति तो छीन सकता है, सरकार छीन सकती है, और मौलिक अधिकार क्या होता है ना हमसे व्यक्ति छीन सकता ना ही सरकार। अनुच्छेद 32 देखो, अनुच्छेद 32 क्या है संवैधानिक क्या है संवैधानिक उपचार यानी रिट का अधिकार, ठीक है ना। अब रिट कितनी प्रकार की 5 होती हैं, तो 5 बंदी प्रतिकार प्रमाणे अधिकार रक्षा उत्पीड़न और विच्छेद वो एक साथ कर पढ़ा देंगे, ठीक है।